नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हुए पार्लियामेंट के बनाए एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि एक्ट को 10-5 के तनासुब से बरकरार रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में लिखा गया है कि एक्ट का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। इस हवाले से 8-7 की अक्सरियत ने फैसला किया, जबकि अज खुद नोटिस में अपील के हक की शिक को 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से बरकरार रखा गया। इस फैसले पर हबीब साहब से बात करते हैं। हबीब साहब, कैसा फैसला है? खुशाइंद है, अच्छा है? क्या आप समझते हैं, या इसमें कोई एक तो ये है कि इस फैसले पे जो फैन फेयर एक बहुत सारा लगा हुआ था ना, एक मेला लगा हुआ था, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि अदालत अपना नॉर्मल बिजनेस रिज्यूम करेगी। और ये जो एक मेला लगा हुआ था रोजाना की बुनियाद पे टेलीविजन के ऊपर सारे जज बैठ के, कभी किसी को कुर्सियां पीछे खींचने पे एतराज, कभी किसी के सवाल पे एतराज, कभी जजों के दरमियान तफरीक, वो सारे जो मनाजिर हम देख रहे थे, मुझे तो माफ कीजिएगा, मुझे तो काफी वो कुछ पसंदीदा मनाजिर नहीं थे। लेकिन पहले दिन जो समाअत हुई थी उससे तो बड़ा अप्रिशिएट आपने भी किया था, बाकी सब लोगों ने भी किया था। एक ही दिन काफी है ना। अब आपने रोजाना की बुनियाद पे ये मेला लगाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो लिहाजा अब एक तो ये सबसे खुशी की बात ये। बाकी जहां तक इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है, तो ये बिल उसमें सुप्रीम कोर्ट को ठीक करने के लिए नहीं आया था, या कोई इंसानी हुकूक को बचाने के लिए नहीं आया था। अच्छा। ये इसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। ये सियासी मकासद के लिए पेश किया गया था बिल, और वो सियासी मकासद पीडीएम की गवर्नमेंट ने तय किए थे। अच्छा। तो वो जो ग्रोह सियासतकारां जो उस वक्त असम्बली में मौजूद था, बल्कि सिर्फ वही ग्रोह असम्बली में मौजूद था, उसने जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे वो सारे के सारे गतरबूद हो गए, उनमें से कोई एक भी हासिल नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह यह है, अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल किया, गतरबूद। जी, उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि ये बुनियादी तौर पर 4 अप्रैल को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही। उस फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी अपना नुक्ता नजर बयान किया, उन्होंने कानूनी अंदाज में बयान किया, और एक साहब ने तो लिख दिया कि जनाब ये 184(3) के तहत तो केस बनता ही नहीं है, 184(3) पे तो हमें सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चूंकि हर के आमद इमारत नौ साख्त, तो लिहाजा अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में नए जज आते हैं वो समझते हैं कि हमने नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट बनानी है, बिस्मिल्लाह बना लें। अच्छा। तो उसके नतीजे में हुकूमत को एक विंडो ऑफ ओपनिंग मिल गई। विंडो ऑफ ओपनिंग ये मिली कि जनाब अब जब फैसला आने वाला है कि जब अदालत हमें कहेगी कि इलेक्शन 14 मई को लाजमी हो, तो हम उससे पहले एक या उसके साथ ही एक बंदोबस्त कर लें ताकि इस फैसले के खिलाफ अपील एक बड़े बेंच में जाए। सही। उसके लिए 3 बेंच की तश्कील में जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोल मिले, और एक नया बेंच बने जिसमें इम्कानी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल हो, और फिर जब इलेक्शन के खिलाफ अपील जाएगी तो ऐन मुमकिन है उस वक्त पीडीएम की हुकूमत को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता। सो कॉल्ड यानी अवाम के हकूक पे डाके को सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर दे, और पीडीएम के जो एक गासबाना अंदाज था कि उसने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाया था, उसको सपोर्ट मिल जाए। तो अब प्रॉब्लम यह हुआ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उनकी सरबराही में बनने वाले बेंच ने इसको स्टे कर दिया। सही। और आपको याद है ये कोशिश कोई एक ट्रैक पे चलने वाली कोशिश नहीं थी, पहले अदालत के अंदर से कोशिश हुई थी। आपको याद होगा एक फैसले में हाफिज कुरान केस में जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन उठा था, उसमें जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो आज हमारे काजी उल कुज़ा हैं, उन्होंने फैसला दे दिया था कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट को कह दिया था कि बस रुक जाओ, इनकलाब आ गया, अब लिहाजा आपने कोई भी 184(3) के तहत या बुनियादी इंसानी हुकूक का मुकदमा उस वक्त तक नहीं सुनना जब तक रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हो जाए। जी, ठीक है ना। तो जब ये मामला, एक तो ये था कि ये एक एक्चुअली बहुत बड़ी कोशिश थी, और जब वो सारी कोशिशें नाकाम होती चली जा रही थी विद इन कोर्ट, तो फिर ये आखिरी हल के तौर पे ये कानून पेश किया गया था। चले, अब तो फैसला आ गया ना। अच्छा, अब इसका क्या इम्पैक्ट? अब देखिए, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था हुकूमत का वो तो खत्म हो गया। गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस हुकूम, ये
रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीखों में अगर 184(3) के तहत कोई फैसला हुआ है तो उस पे भी, उसके खिलाफ भी अपील जो थी वो हो सकती तो आज थी। उन्होंने रद्द कर दिया ना उसको, तो लिहाजा हुकूमत का जो वो ऑब्जेक्टिव था वो आज अदालत के हाथों ही तबाह हो गया। ठीक है, वो हासिल नहीं हो सका। तो लिहाजा इसमें यही सबसे खतरनाक और खौफनाक बात थी कि आपने पीछे की हद मुकर्रर नहीं की थी। फिर तो 1947 से लेके आज तक के सारे 184(3) ओरिजिनली तो 1973 का था ना, चीफ जस्टिस 1973 जी, 1973 से ऑनवर्ड आप सारे केस 50 साल के उठा लेते। ठीक है, तो फिर क्या होता? लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले मामला को नहीं, उन्होंने कहा रिट्रोस्पेक्टिवली उसकी बात खत्म कर दी। हाँ, प्रोस्पेक्टिवली यानी आइंदा के लिए अगर 184(3) यानी बुनियादी इंसानी हुकूक का कोई मुकदमा अदालत में जाएगा तो पहले तो 3 रुकनी कमेटी उसका फैसला करेगी कि वाकई ये 184(3) का केस है बुनियादी इंसानी हुकूक का या पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो फिर हम इसको लेंगे। अब आज की तारीख में वो 3 फैसले, वो फैसला कौन करेंगे? जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा, जनाब जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद और जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन। अब मैं समझ रहा था आप इस पर मुस्कुराएंगे। अच्छा, मुस्कुराना था। अच्छा, तो खैर, तो अब तीनों चीजें ये तीनों जज साहिबान फैसला फरमाएंगे। चलिए जी, अक्सरियत इस फैसला कर लेंगे। अच्छा, 184(3) के तहत अगर कोई फैसला नहीं हुआ, ये 3 जज कहते हैं, इनमें से 2 कहते हैं कि नहीं जी 184(3) का केस नहीं बनता तो लार्जर बेंच में चला जाएगा। ठीक है, उसमें ये 3 जज भी शामिल हो सकते हैं, 2 एडिशनल भी हो सकते हैं या 1 एडिशनल हो सकता है। 5 जज करने 5 करने पड़ते हैं आमतौर पर ताक में। तो लिहाजा ये मामला जो है वहां पे चला जाएगा। अब उसके नतीजे में होगा क्या कि इलेक्शन की दरखास्त है 90 दिन के अंदर 184(3) के तहत, तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी फैसला है। ये दो फैसले हैं। तो लिहाजा अब ये दोनों फैसले इनके पास जाएंगे और कानून में लिख दिया है, जो कानून अब अपनी जिस शक्ल में बहाल है उसमें ये लिखा हुआ है कि अब किसी को अर्जेंट मैटर हो, वो अर्जेंट रिलीफ चाहे तो वो दरखास्त डाले और 14 दिन के अंदर उसकी हेयरिंग होगी। अच्छा जी, तो गोया अब मिलिट्री कोर्ट्स का हो मामला या वो इलेक्शन का फैसला हो, अगर उस पे कोई दरखास्त डाल दे कि जनाब ये अर्जेंट हेयरिंग, कोई भी जो भी पिटिशनर है वही डालेगा ना, वो डाले और फिर ये बेंच जो है, ये 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि हाँ जी 184(3) के तहत बनता है या नहीं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा, सरदार तारिक मसूद और जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन मिलके ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन का सवाल 184(3) का है यानी बुनियादी इंसानी हुकूक का है या नहीं। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, ये मैंने एक तवक्कुफ से जो नाम लिया इसकी भी एक वजह थी। खैर, अगर ये जज साहिबान हमें बताते हैं कि इलेक्शन आपके हुकूक का मसला नहीं है तो बिस्मिल्लाह, हम खुशियां, आपको ये गुमान क्यों है? नहीं, हम खुशियां मनाएंगे। आप ये गुमान क्यों? नहीं, गुमान देखिए, गुमान तो नहीं, गुमान भी नहीं, मैं कहूंगी आप बदगुमानी कर रहे हैं। नहीं, उसकी वजूहात नहीं, बदगुमानी की बुनियादें, ठीक है ना। जब मेरे जहन में बदगुमानी की बहुत सी बुनियादें हैं, लेकिन टीवी प्रोग्राम की महदूदात होती हैं, लिमिट्स होती हैं, जिसकी वजह से मैं उस बदगुमानी जिन दलाइल पे मेरी कायम है, मैं वो दलाइल पेश करने से कासिर हूं। अच्छा, और आपको क्या लगता है ये केस अगर आता है, मतलब आप ये भी बताया जा सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो 184 वो इंसानी हुकूक का मसला नहीं। अगर ये बताया जाए बिस्मिल्लाह, हम मानेंगे। अच्छा, बहरहाल चले, अल्लाह करे आपका गुमान सच साबित ना हो। ये फैसले, ये केसेस अब आते हैं, क्योंकि अब तो प्रायोरिटी पे सबसे पहला केस जो आना चाहिए वो तो इलेक्शन का आना चाहिए 90 दिन। जिस तरह 5 समातों में हमने देखा कि ये केस निपटाया गया, गो के हमने लाइव नशर भी होते देखा सारे समात को, ऐसे ही होगा इलेक्शन के मामले? होना ऐसे ही चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में, क्योंकि अब चूंकि हमारे कानून, हमारे जो मुंसिफ हैं और कानूनदान हैं, उनके दरमियान तो 90 रोज का ही फैसला नहीं हो सका ना जी। हम 90 रोज के तूलो अर्ज का फैसला नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। हमें ये नहीं पता कि 90 दिन शुरू कहाँ से होते हैं, 90 दिन खत्म कहाँ पे होते हैं, 90 एक्चुअली क्या होता है, दिनों का क्या मतलब है, क्या उसमें रातें भी शामिल की जाएंगी, क्या उसमें दिन भी शामिल किया जाएगा, या तलुए आफ्ताब से। अब तो हम मौसम की सर्दी गर्मी और फिर वो कौन सा मौसम होगा जिसके दिन 90 होंगे। तो लिहाजा जब हमारे कानूनदान इस फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारे हकूक को, देखिए
लाओ तो कत्लनामा मेरा कि मैं भी देख लूं अच्छा। किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। अच्छा। हमें पता तो चलेगा कि हमारे इंसान हमारी जो हक्के रायदही जिसकी बुनियाद पे हमारे दस्तूर की इमारत खड़ी है, उस बुनियाद को मुनहदिम करने में महजरनामा जो तैयार होगा उस पे किस किस की मोहर लगेगी, मोहर लगी। अच्छा, ये तो पता चले। एक और चीज, जस्टिस आयशा ए मलिक का सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, जो उन्होंने पूछा था कि इस केस की अपील कहाँ होगी। बड़ा लॉजिकल सवाल है। हाँ। मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, ये कानून कोई सोच समझ के नहीं बनाया गया था। ये एक तिगड़म थी, एक जुगाड़ था, एक हरबा था जो इसलिए आजमाया गया था कि इलेक्शन ना करवाना पड़े। तो वो लिहाजा इस तरह के तिगड़म और जुगाड़ में जो कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं वो है, लेकिन अब माशाल्लाह उसको 10 जजों की ताईद हासिल हो गई है, तो अब कौन क्या कर सकता है। नहीं तो फिर अब वो सवाल तो अपनी जगह कायम है। अपील नहीं होगी भाई अब सिंपल सी बात है, एक मफरूजा है। मतलब मफरूजा ये है कि एक केस आया, उस्मान ओमान ने कहा जी कि मैं पिटिशनर हूँ, 184(3) का केस बनता है, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इसको आप अपनी 3 रुकनी कमेटी में रखें। 3 रुकनी कमेटी फैसला करती है, हाँ जी ये उस्मान ओमान का केस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि फुल कोर्ट बना दे। ठीक है, जब फुल कोर्ट बन जाएगी तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ अपील, कानून में लिखा है कि लार्जर बेंच की लिए जाएगी। तो अब लार्जर बेंच कैसे बनेगा? वो हो सकता है, दस्तूर में एक गुंजाइश मौजूद है कि लार्जर बेंच बनाने के लिए आप हाई कोर्ट्स के कुछ जजेस को अपने साथ आर्जी तौर पे शामिल करें। फिर आपको ये एक कान को घुमा के पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो भी सारी समातों में टीवी पे नशर अब आप करनी जरा पड़ेगी तसव्वुर कीजिए ना, इस कानून में खुद खला इतना बड़ा है कि अब तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारे सर आंखों पे और इसके सामने सरे तस्लीम खम है, लेकिन मंतक की बात तो कर लेनी चाहिए ना। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि इस पर उन्हें भी कोई एतराज नहीं होता। अब वो ये है कि आपने कमेटी की तादाद मुकर्रर कर दी कम से कम, तो फिर ज्यादा से ज्यादा भी मुकर्रर कर दे ना। जी ये पॉइंट ठीक है ना, 184(3) के तहत जनाब ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर कर दे ताकि लार्जर बेंच की गुंजाइश मौजूद रहे। आपने तो नहीं की, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है, क्या? वो ये है कि अब इस कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई मामला ऐसा होगा जिसमें दस्तूर की तशरीह की जरूरत पड़ेगी तो कम से कम 5 बेंचेस जो हैं, 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनेगा। ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है ये कम से कम 5 नहीं, जब भी दस्तूर की तशरीह का मामला है पूरी की पूरी कोर्ट को बैठना। अच्छा हबीब साहब, इसमें कुछ लोग ये भी पॉइंट उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को तस्लीम किया गया है, लेकिन साथ ही पार्लियामेंट को ये काइंड ऑफ एक विंडो दे दी गई है कि जब भी चाहे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात पे कोई भी कानून साजी कर सकती है। एक तो ये है कि ये जो एक थीसिस बनाया गया या एक नोशन है ना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है इंग्लैंड में, ठीक है, और जहाँ पे वाहदानी निज़ाम हुकूमत है और का दस्तूर लिखा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ लिखा हुआ दस्तूर है और दस्तूर ने खुद यानी पार्लियामेंट के ऊपर कुछ कदगने लगाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी कौमी असम्बली है वो ये काम नहीं कर सकती कि सूबे की सरहदें तब्दील कर दे, नया सूबा नहीं बना सकती, ठीक है। पहले उसको बहुत सारी चीजें करना होंगी। सादा अक्सरियत से इंसानी हुकूक मुअत्तल नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो जब इस तरह की सूरत हाल खुद पार्लियामेंट के ऊपर कदगन है तो पार्लियामेंट इसका मतलब है सुप्रीम ब्रेक नहीं पे है। जाना मुझे हबीब साहब। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट का इंग्रेस है, मैं इस बात से, इस राय से मैं इत्तफाक करता हूं कि आगे चल के शायद ये थोड़ी सी मुश्किलात का बाइस बनेगा। अच्छा जी, अच्छा, यानी ये रास्ता खुलना नहीं चाहिए था। ये रास्ता खुलना नहीं चाहिए था। ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, नाज़िर वापस आएंगे तो बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी का सफर शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे हम वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ ने आखिरकार 4 साल बाद वतन वापसी के लिए अपने 11 रोज़ा तवील सफ़र का आगाज़ लंदन से कर लिया है। उनकी पहली मंजिल सऊदी अरब है, जहां तकरीबन 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे और उसके बाद उनका अगला पड़ाव UAE में होगा। उसके बाद 21 अक्टूबर को वो चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए आज़िम पाकिस्तान होंगे और इस्लामाबाद से होते हुए
लाहौर तशरीफ़ लाएंगे, जहां मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार पर वो कलीदी खिताब करेंगे, जिस पर नून लीग इस वक्त काफ़ी तकिया किए हुए है। ताहम नवाज शरीफ साहब के आने और उनके इस्तकबाल से पहले नून लीग में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से लाहौर में 3 वर्कर्स कन्वेंशन अचानक मनसूख कर दिए गए हैं और वजह यह बताई जा रही है कि 21 अक्टूबर के जलसे के लिए कारकुनों को ताज़ा दम रखने के लिए उनकी तवानाई को बचाया जा रहा है और ये हुक्म लंदन से आया है। क्या नवाज शरीफ जलसे से पहले हिफाजती जमानत लेंगे या बाद में हिफाजती जमानत लेंगे? पार्टी का बयानिया क्या है? नून लीग जनवरी में इंतखाबात चाहती है या वो भी मौलाना साहब के मौक़िफ़ की हामी है? और पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम कि मोहसिन नकवी की हुकूमत नून लीग की बी टीम के तौर पर काम करी है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे मुस्लिम लीग पंजाब के सदर और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी के सफ़र का तो आगाज़ हो गया है, प्लान क्या है? वापसी पर गिरफ्तारी देंगे या फिर हिफाजती ज़मानत ली जाएगी? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हिफाजती ज़मानत जो है वो हमें मिल जाए, और हम पुरुम्मीद इसलिए हैं कि उनका जो केस है उसमें काफ़ी कमज़ोरियां हैं, वीक केस है जो उनके ख़िलाफ़ बनाया गया था। और एक केस में तो आपके इल्म में है कि उनके साथ जो दूसरे मुल्ज़मान थे, जिनमें कैप्टन सफदर साहब और मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहबा थी, तो वो बरी भी हो चुके हैं। और उस फैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जिस तरह से उन्होंने केस को डिस्कस किया है, तो उस केस में काफ़ी जो है ना वो लाकूनाज हैं, काफ़ी कमज़ोरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है वो बेल मिल जाए और उसी दौरान वो तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद वो अदालत में ख़ुद को जो है वो सरेंडर करें, पेश करें। और आगे फिर अदालत जिस तरह से भी उनको बेल पे उनका केस या अपीलों की समाअत करती है, या जो भी तरीक़ाकार होगा, जो लीगल सिलसिला होगा, उसको हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह। राना साहब, ये बताइएगा कि उनकी हैसियत इस वक्त एक सज़ा याफ्ता शख्स की है, नवाज शरीफ साहब की, तो ये बताइए कि क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? आप कानूनदान भी हैं, और दूसरी ये भी बताइएगा कि क्या उनके इलेक्शन लड़ने में कोई अमर माने तो नहीं है इस वक्त? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो अदालत में वो जेल में मौजूद थे, तो वो कोई जेल इल्लीगल तरीके से ब्रेक करके नहीं गए, कोई फरार होके नहीं गए। उन्हें बाकायदा अदालत और उस वक्त की हुकूमत ने इजाज़त दी इलाज की गर्ज से जी। वो इलाज के लिए वहाँ पे गए, वहाँ पे उनका मुसलसल इलाज होता रहा है और अब भी वो ज़ेरे इलाज हैं। उसका तमाम रिकॉर्ड हमने अदालत में जो है वो पेश कर दिया है। अच्छा राना साहब, ज़रा इलेक्शन की बात कर लें। आपके साबिक इत्तेहादी जनाब मौलाना फजल रहमान साहब बार बार फरमाते हैं कि जनवरी में इलेक्शन मुनासिब नहीं है, जनवरी से बात आगे ले जानी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब का मौक़िफ़ आपकी पार्टी के मौक़िफ़ के भी करीब है? नहीं, उनका मौक़िफ़ हमारी पार्टी के करीब इसलिए नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्द इलेक्शन हो सके। अच्छा। बल्कि जिस दिन PMLN की जो है वो एक टीम गई थी मिलने के लिए वफद एक इलेक्शन कमीशन को, तो हमने उनसे बड़ी दर्दमंदाना उनसे गुजारिश की थी कि ये जो डिलिमिटेशन का पीरियड है, तो इसमें जो तो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि जितने दिन अपीलों के लिए होंगे, इतने दिन उसको जो है वो यानी जो है वो अवेज़ा किया जाएगा, तो उनको छोड़ के बाकी जो दिन हैं उनमें आप कम से कम 15-20 दिन की कमी कर सकते हैं। तो आप मेहरबानी फरमाएं, इसमें कमी करें और इसे जनवरी में लाएं इलेक्शन को। तो अब मौलाना जो फरमा रहे हैं वो एक फैक्चुअल सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं कि उन दिनों में कोई तकरीबन 35 NA के हलके ऐसे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो अफेक्ट होगा मौसम की वजह से। यकीनन अगर मौसम की वजह से ऐसा होने के इम्कान है तो उसका मालूम किया जाना चाहिए, क्योंकि अब
वेदर फोरकास्ट जो है वो काफ़ी जी यानी डेवलप हो गया है। 2-3 महीने पहले की भी बात थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो चले 24 जनवरी ना हो तो चले 4 फरवरी हो जाए या 14 फरवरी हो जाए, इससे क्या फ़र्क। अच्छा राना साहब, इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो यकीनन अब एक्सपेक्ट ये भी किया जाएगा कि वो अपने साथ कोई ऐसा बयानिया लेकर आएँ जो वोटर्स और सपोर्टर्स को अपनी तरफ राग़िब भी कर सके, क्योंकि पिछले 16 माह की अगर हम कारकर्दगी की बात करें, जो 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही जिसका ज़्यादातर बोझ नून लीग को उठाना पड़ा है, उसकी वजह से अवाम बड़े मायूस है। तो क्या बयानिया लेकर मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? देखें, अवाम, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम मायूस हैं और मायूस रहेंगे उस वक्त तक जब तक कोई भी हुकूमत, वो पीडीएम की हो, वो किसी और पार्टी की हो, जब तक उनकी ज़िंदगी में आसानी नहीं लाई जाएगी। जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत है, देखें ना, जब हम बरसे इक़्तिदार आए हैं तो उससे 1 महीना पहले क्या सूरत हाल थी। पीटीआई के लोग जो है वो उसे छोड़ के भाग रहे थे और सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जी हमें टिकट दे दें। पीएमएलएन का टिकट कामयाबी की निशानी था। सारे बल्दियाती, सारे ज़िमनी इलेक्शन भी हम जीत रहे थे। वजह क्या थी? वजह महंगाई। महंगाई हो रही थी और लोग जो है वो बेजार थे। लोग जो है वो, यानी इसमें जो है ना ये बयानियाँ कि जी फ़लाँ बड़ा पॉपुलर है, फ़लाँ बड़ा अनपॉपुलर है, यहाँ पे कोई पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी वाली बात नहीं है। यही महंगाई की जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत पे थी। वो हुकूमत जो है वो पीटीआई की थी, इमरान खान की थी। तो उनके लोगों का हलकों में जाना जो है वो दुश्वार था। हम तो अब भी अपने हलकों में रह भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। वो जा नहीं सकते थे और उनके लोग छोड़ के आ रहे थे इस बयान पे कि जी हम क्या जूते खाएं जाके लोगों से, हम तो अपने हलकों में नहीं जा सकते। उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पीडीएम की हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन आईएमएफ जो है वो रास्ते में उसका मुआहदा जो है वो आड़े आया। उस मुआहदे को अगर छोड़ते थे तो डिफ़ॉल्ट में जाते थे, अगर उस मुआहदे पे कायम रहते थे तो फिर यही कुछ होना था जो हुआ है। हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया है, लेकिन महंगाई का हम इलाज नहीं कर सके। और वैसे भी आखिरी साल की हुकूमत जो है, इलेक्शन ईयर की हुकूमत जो है, उसका वो मैंडेट नहीं होता कि वो कदम उठा सके जो इस किस्म के बहरान में जो है वो कोई मुल्क को फ़ायदा दे सके। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से एक पोजीशन रही है, मसलन जनरल परवेज़ मुशर्रफ का उन्होंने एहतसाब किया और वो चाहते थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जिक्र हुआ कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी बनाया जाएगा। तो अब फिर एक दफ़ा अनाउंस किया उन्होंने कि जनाब हम जनरल फैज़ का, जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब, उन्होंने कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए, एक अमूमी सी बात थी। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपने इस रवायती मौक़िफ़ से पीछे हट गया। तो क्या ये किसी सेटिंग का नतीजा है? नहीं, दरअसल मामला ये है कि इस वक्त जब मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पे हो तो उस वक्त जो है वो उसे जो है वो यानी इस चीज़ की फ़िक्र मरीज़ के मुतल्लिक़ नहीं करनी चाहिए कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा है या कम है, या उसके चेहरे का जो है वो सर्जरी होनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। उस वक्त तो सिर्फ फ़िक्र ये होती है कि ये बच जाए। इस वक्त पाकिस्तान अपने मुआशी बहरान के हवाले से वेंटिलेटर पे है। ठीक। इसको अगर आप इस तरह से यानी देखें ना, इस वक्त मुल्क जिस बहरान का शिकार हुआ है सियासी और मुआशी तौर पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बदबख्त इंसान की इस वजह से हुआ है, उसकी इस यानी आप उसकी जो है वो ज़िद कह लें या उसका रवैया कह लें कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डालूंगा, मैं तो इनके साथ बात ही नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा तो इससे बेहतर है कि मैं इनके साथ बैठ के बात करूं। तो मामला ये है कि अगर आज हम भी ये रवैया अपनाएं कि जी हम आएंगे, हम आते ही जनाब सबको पकड़ लेंगे
सबको जो है वो जेलों में बंद कर देंगे, सबका जो है वो एहतसाब करेंगे, सबको जो है वो जो है उल्टा लटका देंगे, तो फिर जो मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इस सूरत हाल में बेहतरी जो है वो सोचना भी जो है वो अबस है। तो राणा साहब फिर आप मुनासिब मौके का इंतजार करेंगे कि ये मरीज वेंटिलेटर से उतर आए, मुआशी हालात ठीक हो जाएं, तो फिर ये जो मज़कूरा जजेस हैं फिर बाद में ये हिसाब किताब किया जा सके? नहीं, मज़कूरा जजेस क्या, मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने पहले भी पार्टी में इस बात के ऊपर जो है वो कोशिश की और मेरा आज भी मौक़िफ़ है, और मियां नवाज शरीफ साहब से भी जब बात होती है, देखें यहाँ पे एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। अच्छा। आप भले ना दें किसी को सजा, बहुत सारे लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि अब उनको सजा दी भी नहीं जा सकती, अच्छा। लेकिन कम अज कम वो किरदार, जिन किरदारों ने इस मुल्क को इन 70 सालों में इस हाल को पहुंचाया है और इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दिया, इस मुल्क को खुशहाल नहीं होने दिया, इस मुल्क का बठा बिठाया है, वो जो भी हैं, वो सियासतदान हैं, वो जजेस हैं, वो जर्नैल हैं, उनके किरदार का तयन तो हो ना। अच्छा। नहीं तो ये सजा दे ना दे ये बात की बात मतलब है, ये आपके इंतखाबी लेकिन मंशूर ये का तो होना हिस्सा होगा चाहिए राणा ना साहब, ये इंतखाबी मंशूर का हिस्सा होगा आपके? देखें जी, ये ट्रुथ कमीशन जो है, जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किया, उसने 27 साल जेल काटी, लेकिन उसने किसी को 27 दिन के लिए भी कैद नहीं किया, लेकिन उसने ट्रुथ कमीशन जरूर बनाया जी। हर किसी का किरदार जो है वो कौम के सामने जरूर लेके आए। तो ये जो है ये बिल्कुल ये होना चाहिए, यानी आपके और इंतखाबी मंशूर का हिस्सा होगा ये? इंतखाबी मंशूर का हिस्सा तो खैर मैं एक फैसला नहीं कर सकता, वो तो जो मंशूर कमेटी बनेगी वो फैसला करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। और मेरा ख्याल है या मेरा अंदाज़ा है कि मियां नवाज शरीफ भी, उन्होंने उस दिन भी कहा जिस दिन का आप हवाला दे रहे हैं, 18 सितंबर को जो उन्होंने अपनी पार्टी से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये बात की कि ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए, तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि मैं कोई इंतकाम वाली बात नहीं कर रहा, ना मैं इंतकाम चाहता हूँ, ठीक है, ना मैंने कभी इंतकाम की जो है वो बात की है, लेकिन कम अज कम जो है ये लोग सामने तो लाए जाए जी। राणा साहब, आपको एक अमूमी तासुर है जिसका शायद आपको भी सामना करना पड़ रहा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी डील के नतीजे में इक़्तिदार में आएगी। वोटों का फैसला पहले से हो चुका है, मुस्लिम लीग नून के बारे में सीटों का भी अरेंजमेंट हो चुका है कि इतनी सीटें इसको मिलेंगी, इतनी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी या इतनी किसी और को मिलेंगी। क्या ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है? देखें, अपना हबीब अकरम साहब, आप बड़े लंदन और बड़े यानी वाइज सोच समझ वाले जो है वो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। थैंक यू। देखें, मैं अब उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। एक आदमी मुश्किल में है, जेल में है, भले वो हमारा मुखालफ है, लेकिन उस आदमी ने इस मुल्क का, जिस तरह से उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क की सियासत का उसने जो मुआशी तौर पे उसने इस मुल्क से किया वो तो किया सो किया, उसने सियासी तौर पे और जो सिविलियन बालादस्ती की जद्दोजहद इस मुल्क में 70, 72, 73 साल हुई है, उस आदमी ने ज़ीरो कर दी जी। उस आदमी ने इस मुल्क का बठा बैठा दिया, इस मुल्क की सियासत का। उसने एक ऐसा रवैया अपनाया कि सियासतदान होके, सियासी जमात का सरबराह होके, लीडर ऑफ द हाउस होके, और उसने कहा, और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम का हिस्सा होके उसने कहा कि मैंने तो अपोजिशन को छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो ये तो सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं। वो 4.25 साल जो उस ऐवान का जो है वो कायद रहा, और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में कहा जाता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसने 4.25 साल हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ फ़ोन पे बात नहीं की। पुलवामा के वाक़े पे ऊपर सारी अपोजिशन ब्रीफिंग के लिए वो वहाँ कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में कमेटी रूम में बैठी रही।
आर्मी चीफ बैठा रहा, DG ISPR बैठा रहा, ये साथ वाले कमरे में अपने ऑफिस में मौजूद था। 1.5 घंटा जो है वो आर्मी चीफ इसकी मिनट समाज करता रहा कि आओ आके प्रिजाइड करो इस मीटिंग को और हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उसने कहा मुझे वहां पे जाकर उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं तो उनको देखना नहीं चाहता, मैं तो इनको सबको जो है वो मैं तो इनको जो है वो मैंने तो इनको छोड़ना नहीं है, तो आप मुझे कहते हैं कि मैं जाकर उनके साथ बैठूं, मैं नहीं जाऊंगा। ये नहीं आया। इस रवैये के ऊपर जो है इस आदमी ने इस मुल्क की सियासत को इतना परागंदा किया। तोए तोए का कल्चर, गाली गलोच का कल्चर, अपने मुखालफ से नफरत नहीं, इख्तलाफ नहीं, दुश्मनी का कल्चर इस आदमी ने इस मुल्क के हर जवान, हर फर्द की रगो पै में पैवस्त कर दिया। तो राणा साहब, आप लोग कैसे फ्लिप चीजें साइड में ठीक अगर करेंगे? देखें, अगर इसको फ्लिप साइड पे देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वन वर्सेस ऑल की कैफियत पैदा हो गई है कि एक तरफ सिर्फ PTI है और बाकी तरफ सारी जमातें हैं और सिस्टम है? नहीं, PTI है ही नहीं। PTI कहाँ है अब? अच्छा, क्या आपको इलेक्शन में तवक्को मामला नहीं ये है कि आपका मुकाबला करेंगे? नहीं नहीं, ना 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 ना, बात ये है कि PTI का वो जथा, वो टोला जो उस दिन मुल्क के दिफा के ऊपर चढ़ दौड़ा, जिसने उस दिन इस मुल्क के लिए जाने देने वाले शोहदा की यादगारों को रौंदा, जूते मारे, डंडे मारे, उनके मुजस्समों को आग लगाई, जिसने दिफाई अदारे के जाके लोगों के घरों को आग लगाई, लूट मार की, उनकी वर्दियों को छड़ियों पे जो है वो घुमाया, उस टोले को तो आप मुझे बताएं कि क्या वो अपना जो है इन प्रूफ्स के साथ जो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो वो अब आगे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे? लेकिन वो तो महदूद तादाद में लोग हैं ना, अपने सारी PTI तो शामिल नहीं है ना? नहीं, महदूद तादाद में नहीं, महदूद तादाद में नहीं है। अच्छा। अगर उस टोले को जो इस मामले में मुलव्वस है उसको अलहदा कर दीजिए, PTI बाकी कहाँ बचती है, जो आप मुझे बताएं। अच्छा, लेकिन बल्कि इमरान खान को आप अगर एक साइड पे कर दें तो कहाँ है PTI? लेकिन प्राइमरी सवाल तो ये भी उठेगा ना राणा PTI कहाँ साहब बचती कि है? 9 मई को तो 9 मई का वाकया नो डाउट बहुत ही मनहूस वाकया है और काबिल मुजम्मत वाकया है, लेकिन 9 मई को तो इमरान खान साहब तो नहीं थे ना, वो तो जेल में थे, लिहाजा उन पे तो ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। ये सारा उस ना ये नहीं, ये सवाल नहीं पैदा हो सकता मेरे भाई। अच्छा। ये 9 मई का वाकया जो है इसकी बाकायदा पिछले जो है वो 14 से लेके 23 तक ये 9 साल हैं। 9 साल उसने इन लोगों को ये तरबियत की है और पिछला 1.5 साल बाकायदा प्लानिंग की है, मनसूबा बंदी की है। इसमें एक गैर मुल्की एजेंसी शामिल है। अच्छा। उनके साथ बाकायदा इनके बाकायदा इनके तल्लकात, बाकायदा इनकी नेगोशिएशन, ये सारी चीजें जो है वो पता नहीं अदालत में जो है वो ओपन कोर्ट में पेश करेंगे या अच्छा। इन कैमरा पेश करेंगे। ये लोग ये 9 मई जो है यानी एकदम पूरे मुल्क में जो है वो एक ही सिमत और एक ही तरफ हमला हो गया, तो ये कोई बस ऐसे ही जो है वो ये किसी दोस्त हो गया, मुल्क की ये एजेंसी बाकायदा थी? डॉक्यूमेंटेड था। ये दोस्त मुल्क की एजेंसी थी, आप नहीं, वजीर दुश्मन दाखिला मुल्क। रहे हैं, आपको पता है, या दुश्मन मुल्क की एजेंसी थी? दुश्मन मुल्क की थी। अच्छा। दुश्मन मुल्क। अच्छा राणा क्या साहब, इमरान ये खान आदमी जो बरहरास्त है देखें ये इमरान खान- और देखें इसमें इस जी देखें मामला, ये जो लॉन्ग मार्च इसने किया, हबीब अकरम साहब कभी उसका तज्जिया करें। ये लॉन्ग मार्च इसने इसलिए किया था, ये हमारे खिलाफ किया था। ये लॉन्ग मार्च इसने जो है वो पाक फौज के खिलाफ किया था। राणा साहब जाते जाते ये भी बता दें, नून लीग में कुछ आपस में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं अंदरूनी तौर पर? आपके और पंजाब और लाहौर की क्यादत में? पंजाब और लाहौर की क़यादत में नहीं देखें, सियासी तौर पे हर आदमी जो है वो उसका कोई ना कोई कम्पिटिटर होता है। अगर मैं पार्टी में एक पोजीशन में हूं तो हो सकता है और 10 लोग भी चाहते हों कि उस पोजीशन में वो हो, या मैं किसी और पोजीशन को जो है वो इंस्पायर कर रहा हूं, तो ये चीज़ें तो होती हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में
मियाँ शहबाज शरीफ से लेके एक आम वर्कर तक कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप पे। ठीक। तो मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में पूरी पार्टी मुतहद है। ठीक। बाकी ठीक है, आपस में छोटी मोटी जो है वो नोक चोक होती रहती है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए चल पड़े हैं और राना सनाउल्लाह साहब से हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। हबीब साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने गो के सरदस्त बयानिए के हवाले से कुछ भी नहीं बताया। शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो खुद ही वो अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने ट्रुथ कमीशन के हवाले से जरूर इंदिया दिया है कि वो जरूर बनेगा। फिर आप कह रही हैं कि उन्होंने बयानी के हवाले से कुछ नहीं बताया। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं बाद में, अभी फौरी तौर पर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम में मैं अर्ज करता रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो इसी तरह की सूरत हाल की तरफ जाएंगे। अच्छा। आप देखिएगा नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे तो उन्हें अल्टीमेटली न सिर्फ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टाइप कोई चीज करेंगे, बल्कि वो ताक ताक के हमले भी करेंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो और सिर्फ कारकर्दगी की बात करेंगे तो कारकर्दगी तो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे बहस आएगी, इसहाक डार साहब की ज़ेरे बहस आएगी, तो उसका दिफा कैसे किया जा सकेगा। तो लिहाजा उन्होंने उससे तवज्जो हटाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और वो स्मोक स्क्रीन एक्चुअली होगी कि जनाब हम देखें जी, हम एक दफ़ा फिर बतले हुर्रियत हैं, हम एक दफ़ा फिर वोट को इज्जत दो के नारे पे चल रहे हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए अमरीत का रास्ता मसदूद करेंगे क्योंकि हमारे साथ फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया और फलां ने ये किया। तो जब ये फलां 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 की कहानी चलेगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या बनता है। ठीक। अच्छा, और अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम समझें कि इलेक्शंस हो जाएंगे जनवरी में। देखिए, नवाज शरीफ साहब की आमद से ही इलेक्शन जुड़े हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब की आमद से न सिर्फ इलेक्शन जुड़े हुए हैं बल्कि इलेक्शन के बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि नताइज भी जुड़े हुए हैं। अब उसमें आपको जो अभी राना साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उसमें आपको मुस्तकबिल की थोड़ी सी खबर मिल रही है। जी बिल्कुल मिल रही है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह निगहबान।